सबसे पहले हमारे पास आता है जो थर्ड चैप्टर है आपका, उसके अंदर है आपका व्हाट आर दी फंक्शनल यूनिट्स। फंक्शनल यूनिट्स कौन सी होती हैं? हम वैसे टॉपिक ये हम लोग कवर कर चुके हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। आपके जो ये चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग आपकी फंक्शनल यूनिट्स इन्होंने ये बताई हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो फंक्शन करती हैं। जैसे हमने उसी दिन पढ़ा था कि आप अपने जो इनपुट आपके डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प से जब आप डाटा को एंटर करवाते हो तो वो इनपुट यूनिट में जाता है। मतलब पहले वो आपने इनपुट करवाई, ठीक है, इनपुट हुई, वो इनपुट कहाँ पे जाके स्टोर होती है? मेमोरी के अंदर जाके, ठीक है। मेमोरी के अंदर जब वो स्टोर होती है, मैंने उस दिन भी हम लोगों ने कल या परसों हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी परमानेंट के लिए होती है, लेकिन आपकी जो मेन मेमोरी है तब तक वहां पे डाटा रहेगा जब तक प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। तो जब मेमोरी यहाँ पे स्टोरेज होती है, इसकी कनेक्टिविटी रहती है आप लोगों के प्रोसेसर के साथ, सीपीयू के साथ, ठीक है। सीपीयू के आगे फिर दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सारी प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो सीपीयू का होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद वापस जाती है वो इनपुट, जो आपकी डाटा है जो प्रोसेस्ड हो चुका है। फिर उसके बाद आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का मतलब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको रिजल्ट शो होते हैं वो आपकी आउटपुट यूनिट है, ठीक है। जो चीज आपको आउटपुट दिखाए, किसी चीज का रिजल्ट दिखाए, वो होती है आउटपुट यूनिट। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं, ये हमने उसी दिन पढ़ा था। इनपुट यूनिट मतलब क्या होता है? इनपुट यूनिट का मतलब ये होता है it is responsible for reading data when user gives a command or when the data is fed into the computer, the input unit comes into play। तब उस टाइम पे ये एक्टिवेट होती है। एएलयू का मतलब क्या है? एएलयू इज व्हाट? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपेयरिंग नंबर्स, तो ये सारा किसका काम होता है? एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। आउटपुट यूनिट, हमने आउटपुट यूनिट का मतलब अभी भी क्या पढ़ा? जो आपको रिजल्ट्स, आपके आउटपुट, आपके जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, जो प्रोसेस डाटा हो चुका है, आपको जो शो करे, वो होते हैं हमारे पास आउटपुट। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये सारी आपकी आउटपुट यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कंट्रोल यूनिट। मैंने कल भी पढ़ाया था कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है। कंट्रोल यूनिट जो है, इट कंट्रोल्स द डेटा फ्लो विच इज सेंट एंड रिसीव्ड बाय द सीपीयू। जो भी डाटा का फ्लो है, जो भी डाटा सीपीयू की तरफ से भेजा जाता है, उसकी तरफ से रिसीव किया जाता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करवाना किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है, ठीक है। ये जैसे मेन मेमोरी आपके पास देखो, मेन मेमोरी से पहले डाटा फेच हुआ। फेच का मतलब होता है जो आप डाटा असेस करवा रहे हो, जो आप वहां से डाटा यूज कर रहे हो। फेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दी मेमोरी, फिर वो एएलयू में गई, ठीक है। यहाँ पे स्टेप टू जितनी भी होती है उसकी डिकोडिंग हुई, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट हुई। ये देखो इस साइड पे जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही है कमांड, और स्टेप फोर का मतलब क्या है? फिर वो जो इंस्ट्रक्शंस है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई है वो मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी जाती है। तो मेन में आपके पास मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है? इट इज द अनदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका क्या है मेन रोल? इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस। हमने कल के चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड द कैश मेमोरी। सो ये जो आपका डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम के नाम से ये जो टॉपिक है बाकी बुक्स में गिवन है आपको, ये जो है ये इट इज गिवन एज अ फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो आपको पता हो ये कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट्स आपके पास ये 4 to 5 जो है वो फंक्शनल यूनिट्स आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो आपको दिखाई गई है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है, हाँ जी, ये जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट सी, आप लोग एक बारी चेक कर दो, चेक करते रहो इन सारी चीजों को। ये जो मैंने आपको कल या परसों मैंने आप लोगों को बताया था, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है? जीरो की फॉर्म में है, वन की फॉर्म में है, ठीक है, बिट्स है, बाइट्स है। तो ये किस फॉर्म में डाटा जो है आपका नंबर सिस्टम जो है आपके पास नंबर सिस्टम है। आपके पास 4 नंबर सिस्टम आएंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने उस दिन भी बताया था इन सबका एक डिफरेंट बेस है। डेसिमल का बेस क्या है? 10 है, ठीक है, इसका बेस होता है 10। तो मतलब 0 to 9 डिजिट्स इसके अंदर यूज होती हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2, जिसके अंदर दो ही डिजिट्स यूज होगी, 0 and 1।
ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 8। इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं? 0 to 7। और हेक्साडेसिमल जो होता है इसका बेस होता है 16। इसके अंदर 0 to 10 आप न्यूमेरिक डिजिट्स यूज करोगे, उसके बाद आपके पास 5 या 6 जो होते हैं वो आपके पास यूज होते हैं अल्फाबेट्स ABCDEF। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम से आपने कन्वर्जन कैसे करनी है, आप डाटा को कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ये आपकी जो भी आपके ये प्रैक्टिकल है, इसका लेक्चर मैंने डाल रखा है आप लोगों की क्लास प्लस की एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग प्लीज वहां पे जाके उसको असेस करना और प्लीज उसको समझना, क्योंकि ये इसका प्रैक्टिकल इज इट क्वाइट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको जरूर पता हो। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम का जो था डाटा रिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद आपके पास टॉपिक आता है नेक्स्ट, मशीन साइकिल्स। यस, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू। आपके पास आता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है? आपका मशीन साइकिल जो है, जब आप कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवा रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से फेजेस आ रहे हैं? So the steps performed by the computer system processor for machine language instruction received. The machine cycle is a 4 process cycle that includes reading data, डाटा को पहले रीड करवाना, फिर उसको इंटरप्रेट करवाना, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर उसका एग्जीक्यूशन करवाना, देन स्टोरिंग द दैट कोड। ये होता है। इसके अंदर आपके पास हमेशा मेन ऑप्शंस आपके पास कौन से आएंगे? ठीक है, इसको फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। इसका आपके पास ना एक ऐसा डायग्राम भी होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको शो होगा। ये ऐसा इसका डायग्राम होता है। ये होता है मेनली, ये इसके 3 स्टेप आ। जब भी आपको मशीन साइकिल आए तो आपने ये चीज जरूर याद रखनी है। मशीन साइकिल के अंदर 3 मेन रोल होते हैं: फेच करना इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको डिकोड करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना। फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, ये मशीन साइकिल है। अब इसका इसकी डिटेल क्या है, इसको हम लोग कैसे मतलब परफॉर्म करवाएंगे? अब हम इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। ये देखो, जैसे आपको मशीन साइकिल इन्होंने यहाँ पे बताया है, इसके अंदर 3 चीजें मेन एक्टिव रहेंगी। मेन मेमोरी जो आपका प्रोसेसर है, सीपीयू, सीपीयू के 2 पार्ट है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर आपने मेमोरी से इसको वो करवाया, फेच करवाया, फिर उसके बाद उसकी डिकोडिंग हुई, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया, फिर उसको अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दिया गया। ठीक है, अब इनको हम लोग कैसे कैसे, जैसे हमने बोला 4 स्टेप्स ऑफ मशीन साइकिल। फेच का मतलब है रिट्रीव एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करवाओ, वहां से निकालो जिसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म करवानी है। फिर उसके बाद डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि आपने उस इंस्ट्रक्शन को, उसको ट्रांसलेट कर किया किसके अंदर? कंप्यूटर कमांड्स के अंदर। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करवाया कंप्यूटर कमांड्स को, मतलब एग्जीक्यूशन मतलब उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने थे वो सारे ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म किए करवाए जाते हैं। उसके बाद उसको स्टोर कर दिया जाता है। सेंड एंड राइट द रिजल्ट्स बैक इन द मेमोरी, फिर मेमोरी के अंदर ही डाटा वापस स्टोर कर दिया जाता है, बिकॉज हमने उसको यूज करना होता है अपने फर्दर यूजेस के लिए। ठीक है, तो ये सारा आपका, अगर आप इतना भी लिखोगे ना आपको, तो आपको इसका स्कोर मिल जाएगा कि आपको डायग्राम पता हो, आपको इसका मीनिंग पता हो, व्हाट इज द मशीन साइकिल, तो ये आपको इसके स्टेप्स पता हो। इसके अंदर फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन, ये 3 चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मशीन साइकिल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज योर कंप्यूटर बस। यस, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके वैसे टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते रहो जरूर। मैं आपको इसका डायग्राम भी एक बार दिखाई देती हूँ, आपको थोड़ा डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके पास बसेस क्या होती है। ये आपके ना ऐसे ऐसा सिस्टम होता है, देखो, आपका जो सीपीयू है, सीपीयू जैसे हमने अभी पढ़ा था, मेमोरी, मेमोरी की हमने कल भी 2-3 टाइप्स पढ़ी थी, जो मैंने आपको डिटेल में करवाया था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसके अंदर हमने रैम और रोम पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो सीपीयू है, इसका और मेमोरीज का आपस में कनेक्टिविटी रहेगी, क्योंकि जो प्रोसेसर ने जिस भी डाटा के ऊपर, जिस भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी के अंदर। जब उसने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो ये इंस्ट्रक्शन या मेमोरी से रीड करवाई जाती है। अब इसके अंदर 3 बसेस होती हैं: एड्रेस बस, डेटा बस और द कंट्रोल बस। ये सारी प्रोसेसर के साथ भी अटैच होती हैं, आगे फर्दर मेमोरी के साथ भी अटैच होती हैं। अब इन सब का रोल क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर मैं जनरली बात करूं बस का मतलब क्या होता है रियल टाइम में, रियल लाइफ में बस का मतलब क्या होता है, पैसेंजर्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव करवाना होता है ना। आप लोगों ने यहाँ से जलंधर जाना है तो आप जलंधर की बस लेते हो, ठीक है, आप बस में बैठते हो और जलंधर जाके आपको उतर जाते हो। तो ये बसेस का रोल होता है। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बसेस का यही रोल है, ठीक है। सिग्नल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर उन्होंने जब पहुंचाना होता है वो आपका बसेस का रोल होता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब हम इनको पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बस। A computer system, a computer bus is a communication system within a computer or between the computers that transfer data between the different components। लग गया समझ में? आपके जो different components attached हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी भी पढ़ा सीपीयू अलग है, मेमोरीज अलग है, तो वो सारे कंपोनेंट्स के बीच में डाटा ट्रेवल कैसे करता है, ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बसेस से वो होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बस इज अ सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। ये किसका कनेक्शन, केबल्स सर्किट्स, इनका कनेक्शन होता है, एक सेट होता है केबल्स का, सर्किट्स का, ठीक है। दैट कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। और वो सारी बसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ अटैच होती हैं। लेट्स सपोज मैंने एक बस जो है वो इधर मैंने सीपीयू के साथ भी अटैच की हुई है, मेमोरी के साथ भी अटैच की हुई है, तो वो उन बसेस के थ्रू आपस में सिग्नल्स को पास करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरीके की बसेस होती हैं, कंप्यूटर बस, एड्रेस बस, डेटा बस और द कंट्रोल बस। जो एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस का रोल क्या है, द कलेक्शन ऑफ वायर यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एड्रेस बस। सो इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द मेमोरी लोकेशन दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग द एड्रेस बस। तो ये मेनली क्या करता है, एड्रेस बस क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है मेमोरी के एड्रेसेस को विच द प्रोसेसर वांट टू असेस इन ऑर्डर टू रीड और राइट द डाटा। मतलब कौन सी एड्रेस के ऊपर कौन सी लोकेशन पड़ी है, किसको किस एड्रेस के ऊपर जाके आपने असेस करना है, तो वो डाटा किसके पास पड़ा, वो एड्रेस किसके पास होता है, एड्रेस बस के पास। ये उसके एड्रेसेस के डाटा को ट्रेवल करवाती है, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस बस का रोल होता है। अब अगर हम बात करें डाटा बस, डाटा बस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वायर्स, ऐसी कलेक्शन ऑफ वायर जिसको हम डाटा बस बोलते हैं, ठीक है, थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ कंप्यूटर टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड द डाटा बस, ठीक है। डाटा बस का मतलब क्या है कि जब अभी अभी ने हमने पढ़ा कि डाटा ट्रेवल करवाना, मतलब डाटा ट्रेवल करवाना, यहाँ पे एड्रेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो एड्रेस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब डाटा कौन से कंपोनेंट से ले जाके किस कंपोनेंट तक पहुंचाना है, वो किस बस का काम होता है, डाटा बस का, ठीक है। तो ये आपको इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। इनके वैसे जो सॉल्यूशन है वो हमने आपके इसके नोट्स के अंदर डाल रखे हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कंट्रोल बस, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, कंट्रोल का मतलब क्या है, कनेक्शंस दैट कैरी कंट्रोल इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीपीयू एंड द अदर डिवाइसेस बिटवीन द कंप्यूटर इज कॉल्ड द कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये जितनी भी कंट्रोल होते हैं, कितने भी मतलब उनके फ्लो को कंट्रोल करवाना, ठीक है, कौन सी है जो भी इंफॉर्मेशन सीपीयू और बाकी डिवाइसेस के बीच में ट्रेवल कर रही है, उनको कौन कंट्रोल करवाएगा, ये कंट्रोल बस का काम होता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कंट्रोल, इट इज कंट्रोलिंग ऑल द सिग्नल्स दैट कंट्रोलर कैरिड फ्रॉम प्रोसेसर टू दी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये कंट्रोल बस का काम होता है। आप सिर्फ इनके रोल बता दोगे ना तो भी आपको इसका आसानी से और इसका लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस आर देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंप्यूटर बस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस आर देयर, आपको ये चीज पता हो। अच्छा, अब हमने कल परसों मेमोरीज का टॉपिक पढ़ा था, मेमोरीज के अंदर हमने पढ़ा था कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है, मैंने कल परसों सारी मेमोरीज का जो था वो चैप्टर मैंने डिटेल में करवाया था। कैशे मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, अमन, महक, दोनों में से किसी को भी नहीं पता? मैंने कल परसों आप लोगों को, हाँ जी बोलो। मैम ये हाई स्पीड की मेमोरी होती है जो हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है ये। हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है, तो कौन सी होती, कौन सी है ये, मैंने बताया भी था, इसका मैंने डिटेल में पढ़ाए थे जो टाइप्स ऑफ मेमोरीज है आपकी। ये मैंने बताया था, ये साइज में बहुत छोटी होती है, ठीक है,
और ये कंप्यूटर सिस्टम और मेमोरी के बीच में पड़ी होती है। इसकी प्लेसमेंट भी मैंने बताई थी आप लोगों को उस दिन। मैंने आप लोगों को जिस दिन कल परसों टॉपिक करवाया था ना, ये इसकी लोकेशन कुछ ऐसी होती है जो मैंने उस दिन भी बताई थी। 1 सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये इसकी प्लेसमेंट होती है। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और मेन मेमोरी, इन दोनों के बीच में इसकी प्लेसमेंट होती है कैशे मेमोरी की। ठीक है, कैशे मेमोरी की ये होती है प्लेसमेंट, ये इन दोनों के मिड में होती है। सबसे पहले तो ये आपको पता हो। अब उसके बाद इसका रोल क्या होता है कैशे मेमोरी का। मैंने पढ़ा था कि ये सबसे छोटी होती है मेमोरी और सबसे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, डाटा का जो ट्रांसफर रेट है, ठीक है, उसको स्मूथली चलाते रहना। ठीक है, ट्रांसफर रेट को सस्टेनेबल रखना वो इसका काम होता है। Cache memory is special type of high-speed memory located close to the CPU in a computer system. It stores frequently used data and instruction। जो frequently आप लोग यूज कर रहे हो, बार बार आप लोग जो चीजें यूज कर रहे हो, जो भी डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लोग यूज कर रहे हो, तो वो उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, कैश मेमोरी का। ये उनकी स्टोरेज रखती है, क्योंकि सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस और डाटा बार बार चाहिए होता है। ठीक है, तो वो यहाँ से असेस करवाता है। So, इससे इससे क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी स्पीड है और उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती रहती है, मतलब वो इम्प्रूव रहती है। ठीक है, सो आपको याद हो ये सारी चीजें। डेटा इन प्राइमरी मेमोरी कैन बी असेस्ड फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, बट स्टिल assess time of primary memory are generally in a few microsecond, whereas the CPU is capable of performing the operations in nanoseconds। तो हमें फास्टर मेमोरी चाहिए होती है, तो उस टाइम पे कौन सी मेमोरी यूज होती है, वो होती है कैशे मेमोरी। सो ड्यू टू द टाइम लैग बिटवीन द असेसिंग डाटा एंड द एक्टिंग ऑन डाटा परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, इट डिक्रीजेस द सीपीयू इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। ऐसे होता है। अब सीपीयू की देखो जो है, सीपीयू की स्पीड ज्यादा है, प्राइमरी मेमोरी की थोड़ी कम है। अब सीपीयू को फटाफट काम चाहिए, तो मेमोरी उतनी तेज, जो मेन मेमोरी उतनी तेज वो काम नहीं कर पाएगी, तो सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या होगी, वो तो लो हो जाएगी। तो इस वजह से कैशे मेमोरी, दिस इज द मेन रोल ऑफ कैशे मेमोरी। सो इट मे रिमेन आइडल फॉर सम टाइम, उतने टाइम के लिए सीपीयू वेला बैठा रहेगा। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस टाइम गैप, न्यू सेगमेंट ऑफ मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड एट, इट इज नोन एज कैशे मेमोरी। उसको बोला जाता था कैशे मेमोरी, दैट्स वाई कैशे मेमोरी जो थी आपकी वो यूज की थी। कैशे मेमोरी के ये तीन फीचर आपके बहुत रहते हैं। स्पीड है, फास्टर देन द मेन मेमोरी, so which helps the CPU retrieve data more quickly. Proximity, located very close to the CPU, CPU के बहुत पास पड़ी है, it is often on the CPU chip itself, reducing the data access time। उसके बाद फंक्शन क्या है आपका, temporarily holds data and instruction that the CPU is likely to use again, और बहुत जल्दी जिसने यूज किया, so it minimizing the need to access the lower slower main memory। तो ये आपको याद हो, यही फीचर्स आपके बार बार आने हैं। कैशे मेमोरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंप्यूटर सिस्टम। इट प्रोवाइड्स फास्टर असेस, डाटा का असेस बहुत फास्टर कर देता है। इट एक्ट्स बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सो प्राइमरी रोल ऑफ इट इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टेकन टू असेस डाटा, देयर बाय इंप्रूविंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आपका कैशे मेमोरी का जो है टॉपिक है। अब आपको पता हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैशे मेमोरी। ठीक है, ओके जी, अब आपका है नेक्स्ट। अब हमने पढ़ा कि कैशे मेमोरी क्या होती है, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी। अब हमारे पास कैशे मेमोरी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, हमने इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लिए। फास्टर एसेस है, लेटेंसी को ये कम करता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस को ये बढ़ाता है। तो अब हमारे पास टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ है। सीपीयू कैशे, सीपीयू कैशे कौन सी मेमोरी है, सीपीयू कैशे फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर, मॉडर्न प्रोसेसर का एक बहुत क्रिटिकल एक पार्ट होता है। सो इट इम्पैक्ट्स द सिस्टम परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द टाइम इट टेक्स असेस फ्रीक्वेंटली यूजेस डाटा। तो ये देखो आपके पास मेमोरी, ये सीपीयू कैशे, ये ऊपर सीपीयू पड़ा है, उसके बाद उसकी कोर, यहाँ पे ये जो कोर है L1 L2, उसके बाद आप L3 ये सिंपल आ रही है, उसके बाद आपकी है मेन मेमोरी। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपके पास होती है कैशे, सीपीयू कैशे, जिसके अंदर ये सीपीयू, सीपीयू की प्लेसमेंट यहाँ पे है, उसके बाद कोर डिवाइसेस आ रही हैं, फिर ये आपके पास मेन मेमोरी है, तो ये होती है सीपीयू कैशे। ठीक है,
इसका भी यही स्ट्रक्चर है। प्रॉक्सिमिटी क्या है? इट इज लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द प्रोसेसर चिप। ये जो सीपीयू कैशे होती है डायरेक्टली, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ी है ना, तो इसको बोलते हैं सीपीयू कैशे। प्रोसेसर के चिप के ऊपर पड़ी होती है। सो ये इट प्रोवाइडिंग एक्सट्रीमली फास्टर कंपेयर टू असेसिंग टू द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। हायरार्किकली क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लेवल्स, L1 L2 L3। ठीक है, ईच विद वेरिंग साइज। इनका साइज वेरी करता है, स्पीड भी वेरी करती है। ठीक है, सो L1 जो है इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द सीपीयू कोड्स, फॉलोड बाय L2 L3 कैशेस विच आर लार्जर बट स्लोअर। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी कैशे जो टाइप आती है आपके पास, वो है आपके पास डिस्क कैशे। ये देखो, अब यहाँ पे कैशे, ये आपका प्रोसेसर है, ये डिस्क ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, और ये आपकी यहाँ पे पड़ी है डिस्क कैशे। इट इज ऑल्सो नोन एज द बफर कैशे। बफर कैशे क्या होता है? बफर का मतलब क्या होता है? जो टेम्पररी टाइम पे सॉरी टेम्पररी बेसिस पे डाटा को होल्ड करके रखे, वो होता है बफर। So it is a mechanism that is used to improve disk input output performance by temporarily storing recent assessed data in memory. रिसेंटली जो डाटा असेस किया गया है उसको स्टोर करके रखना टेम्पररी, वो होती है डिस्क कैशे। ठीक है, मतलब ये टेम्पररी बेसिक, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था? हार्ड डिस्क, ये डिस्क ड्राइव्स, ये क्या है? हार्ड डिस्क इज व्हाट सेकेंडरी टाइप की मेमोरी, वो परमानेंटली डाटा स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पे ये बफर का काम करती है, जो डिस्क कैशे होती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है? नेक्स्ट आती है आपके पास वेब कैशे। ठीक है, वेब कैशे, ये देखो अब इसके ये लेफ्ट साइड पे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो सर्वर को यूज करते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स वो होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं, जनरली भी बात करें, क्लाइंट को अपने मास्टर से डाटा जो होता है वो असेस करवाना होता है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम, आपके लैब के अंदर 10 सिस्टम पड़े हैं, वहां पे एक सर्वर होगा, एक मेन सीपीयू जिसके अंदर सारा डाटा पड़ा होगा, बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं जो उस सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उनको कोई सर्विस चाहिए तो वो सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, उससे वो सर्विस मांगते हैं। सिमिलरली इंटरनेट के ऊपर भी आपका, हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं ना, आप लोग ये गूगल पे जिसके ऊपर आपने कुछ भी सर्च किया, यू आर द क्लाइंट। आपकी रिक्वेस्ट जो होती है, वो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजी जाती है। सर्वर के पास जो आपने सर्विस चाहिए वो आपने असेस की, वो असेस की, आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले सर्वर के पास जाती है। सर्वर ये चेक करता है कि उसके पास किस चीज की रिक्वेस्ट आई है। आपने जीमेल ओपन करवानी है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, जीमेल के ऊपर क्लिक किया, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि मेरे पास जीमेल का रिक्वेस्ट आई है, तो वो जीमेल का पेज आपको ओपन करके दे देगा, तो वो सर्वर होता है। ये देखो क्लाइंट्स हैं, ये सर्वर है, ये इंटरनेट है, और ये आपके पास वेब सर्वर है। ठीक है, सो वेब कैशे क्या होता है? वेब प्रॉक्सी, proxy cache, it is a mechanism used to store copies of web content such as HTML पेजेस जो हो गए, इमेजेस हो गए, मल्टीपल मीडिया फाइल्स हो गए, जो कि लोकली स्टोर्ड होते हैं ऑन सर्वर और द क्लाइंट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आपका मेनली वेब कैशे होती है। हमने अभी भी पढ़ा कि इसका कंटेंट कैशिंग क्या होती है। वेब कैशे स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द वेब कंटेंट requested by the clients locally on the server or the client devices. So when a client requests a web source, so the cache first check if cached copy is available or not, तो इसको बोला जाता है कैशे हिट। मैंने कल परसों भी आप लोगों को बताया था कि जब आपका प्रोसेसर कोई किसी चीज की रिक्वेस्ट डालता है, किसी कोई डाटा उसको चाहिए, तो सबसे पहले कैशे मेमोरी असेस की जाती है, चेक किया जाता है उसके अंदर वो डाटा पड़ा है कि नहीं। अगर उसको डाटा मिल गया तो उसको बोलते हैं कैशे हिट। तो उसकी एक कॉपी देखी जाती है, अगर वो है तो वो होती है कैशे हिट। अगर आपको लगता है कि वो आपको डाटा वहां पे नहीं मिला, दैट इज नोन एज कैशे मिस। सो इफ फाउंड द कैशे कंटेंट इज सर्व डायरेक्टली टू द क्लाइंट, अगर वो मिल जाता है तो वो क्लाइंट को वो डाटा दे दिया जाता है, अवॉइडिंग द नीड टू फेच इट फ्रॉम द ओरिजिनल वेब सर्वर। तो वो होती है वेब कैशे। ठीक है, तो वो सर्वर के ऊपर नहीं फिर देखा जाता, फिर पहले अगर वो देखा जाएगा कि इस कैशे मेमोरी के पास ये डाटा है, अगर उसकी एक कॉपी उसके पास पड़ी है तो उसी से ले ली उसने। ठीक है, क्लाइंट्स को वो दे देते हैं। अगर इसके पास नहीं है वेब, जो आपका वेब कैशे मेमोरी है, इसके पास नहीं है वो डाटा, तो फिर आपके सर्वर को असेस किया जाता है, और अगर डाटा नहीं मिलता उसको बोला जाता है कैशे मिस। इफ नॉट फाउंड तो दैट इज नोन एज कैशे मिस। So the cache retrieves the content from the web server and the stores it locally for the future requests. ठीक है, so these are your types of cache. ठीक है,
सो ये आज का आपका टॉपिक था। हाँ जी, आ सकता है महक। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगे और इजी भी है। आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगे ये टॉपिक्स? मुश्किल लगे कि टफ वो है, इजी है? महक, थोड़े डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है? मुझे तो नहीं लगा। आप इसको समझ के चलो, चीजों को समझ के चलोगे ना, फिर नहीं आपको मुश्किल आएगी। अगर आप इसको मतलब होता ना, एक रट्टे वाला काम नहीं करना, इनको लॉजिक समझ के चलो। जैसे मैंने बस का मीनिंग बताया, बस का मीनिंग क्या है ये आपको पता हो। कैशे का मीनिंग, कैशे तो हमें आपको फिंगर टिप्स पे आपको पता होनी चाहिए कि कैशे क्या है। सबसे छोटी मेमोरी है, ठीक है। और प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में पड़ी होती है। फ्रिक्वेंटली असेस्ड जो डाटा होता है वो कैशे के अंदर स्टोर होता है। ठीक है। सबसे पहले जो सर्च करवाई जाती है मेमोरी, वो कौन सी होती है? कैशे होती है। बसेस कितनी होती हैं? एड्रेस बस है, डेटा बस है आपके पास, ठीक है, कंट्रोल बस है। 3 बसेस होती हैं आपके पास, ये आपको याद हो। क्वाइट इजी, डोंट वरी। जब तक आपका वो आएगा ना एग्जाम, जब तक आपको पता चल जाएंगे ये टॉपिक। साथ साथ पढ़ते चलो, साथ साथ रिवाइज करते चलो। अगर आप लोग छोड़ दोगे फिर नहीं याद रहेगी ये चीजें, ठीक है। चलो। हाँ जी, कोई क्वेरी हो आज के आपको चैप्टर के अंदर? शुड आई लीव द मीटिंग नाउ? ये आपका आज का चैप्टर जो था वो एंड हो गया। कल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ही वो है, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा इजी भी है, ठीक है। चलो, ओके डियर, शुड आई लीव द मीटिंग नाउ? वेलकम डियर।